हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, केवीएस एग्जाम के लिए हिंदी की पहली स्पेशल वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। और याद रखिए दोस्तों, ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? वह कौन सा समास होता है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो दोस्तों याद रखिए, जहां पर योजक चिन्ह आ जाए, जहां पर दोनों पद प्रधान हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। और दोस्तों, जैसे कि रात दिन, तो रात और दिन में योजक लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसलिए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए कि महाप्राण व्यंजन वह होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो जैसे दोस्तों, दूसरा वर्ण क्या होता है? क के बाद ख आता है, च के बाद छ आता है, ट के बाद ठ आता है और त के बाद थ आता है और प के बाद फ आता है। तो इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, बच्चा माँ के डैश डैश में खड़ा था पर वह उसे देख नहीं पा रही है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चा माँ के पार्श्व में खड़ा था पर वह उसे देख नहीं पा रही है। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्श्व क्यों हो जाएगा ये भी आप समझिए। पार्श्व का अर्थ होता है दोस्तों छाती के दाहिने या बाएं भाग में, जहां से आप यूनिक तरीके से सामने न देख सकें। तो इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा माँ के पार्श्व में खड़ा था पर वह उसे देख नहीं पा रही है। आगे है, यथार्थ शब्द में निम्न में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों, अगर यथार्थ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थ में बड़ा आग की मात्रा नजर आता है। तो अगर किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा दिख जाए, चाहे वह बड़ी ई की मात्रा हो, चाहे वह बड़ा आ की मात्रा हो, चाहे वह बड़ी उ की मात्रा हो, तो वहां पर दीर्घ संधि होता है। इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यथार्थ शब्द में दीर्घ संधि है। आगे है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है विकल, दूसरा है अलग, तीसरा है पुलक और चौथा है धनिक। तो दोस्तों, अगर प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। धनिक, धनिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। और दोस्तों, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझ लीजिए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय जो कि क्रिया के साथ आता है, और तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ आता है। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कृदंत और तद्धित। आगे है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। तो दोस्तों, अगर बच्चा में पन शब्द जोड़ दिया जाए तो कौन सा निर्मित शब्द बनता है वह आपको बताना है। तो अगर दोस्तों आप बचपन में देखें तो बचपन में पन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे जुड़ा हुआ होता है। आगे है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, अगर छ ध्वनि की बात करें या त्र, ज्ञ, स्र, ये सभी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दोस्तों, अभी मैंने आपसे चर्चा करी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है, इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
वहीं पर दोस्तों अनुनासिक व्यंजन की अगर बात की जाए, हर 5वां वर्ण अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगर अल्प प्राण व्यंजन की बात की जाए तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। आगे है वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर वात्सल्य सम्राट की बात की जाए तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, इसलिए ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास ने सूरसागर साहित्य लहरी की रचना की है, ये भी फैक्ट आप याद रखिए। आगे है अपनी गलती स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों अगर कोई अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, यानी कि मुरीद हो रहा है, चुप हो रहा है या अपनी गलती मान ले रहा है, तो उसे कायल कहा जाता है, इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है हिंदी वर्णों में प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर हिंदी वर्णों की बात की जाए तो इसके 2 प्रकार हैं, आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार स्वर और व्यंजन हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों अद्भुत रस के स्थायी भाव की बात की जाए तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है, आपका सी आंसर सही है। दोस्तों विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, जैसे कि कोई अगर अचानक आ जाता है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग कि अरे आप आ गए, तो इस तरह से अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। आगे है गुरुदेव में कौन सा समास है। तो दोस्तों अगर गुरुदेव की बात की जाए तो गुरु रूपी देव या देव रूपी गुरु, जहां पर विशेषता बताई जा रही हो कि गुरु देव के समान है, तो जहां पर विशेषता बताई जा रही हो वहां पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है बिसल देव रासों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों अगर बिसल देव रासों की बात की जाए तो बिसल देव रासों के रचयिता नरपति नाल्ह जी हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे है उतधनहार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों उतधनहार के योग से उद्धार शब्द बनेगा, आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उद्धार शब्द क्यों बनेगा। तो दोस्तों क्योंकि जहां पर हलंत लगा होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है, और संधि की बात की जाए तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है। आगे है आमदनी और गवाह किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों अगर आमदनी की बात की जाए या गवाह की बात की जाए तो यह भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, तो जो भारत का नहीं है वह देशज शब्द नहीं है, इसलिए आपका यह विदेशज आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो दोस्तों अगर रसों की बात की जाए, रसों के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। रसों की संख्या 11 होती है तुलसीदास और सूरदास जी के अनुसार, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, और रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। आगे है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलम का अर्थ होता है आभूषण। आगे है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों अगर विश्लेषण शब्द की बात की जाए तो विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है, आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है जिस उच्चारण पर ऊपर दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको दंत कहते हैं, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है।
तो दोस्तों आहट प्रत्यय अगर आप देखेंगे तो प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगा होता है। तो रुकावट ऐसा शब्द है जिसमें आहट प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कड़वाहट में, चिल्लाहट में और घबराहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है अयोगवाह कहा जाता है। तो दोस्तों अयोगवाह की बात की जाए, विसर्ग एवं अनुस्वार को कहा जाता है, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।